नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस और टीएमसी में तनातनी मुंबई से होते हुए दिल्ली कोलकाता तक और तेज हो रही है। जी हां, ममता ने एक दिन पहले ही पवार से बैठक के बाद राहुल से लेकर कांग्रेस तक पर सवाल उठा दिए हैं। अब ममता बनर्जी और शरद पवार की कल की बैठक के बारे में नई जानकारी सामने आ रही है। इसके मुताबिक दोनों कांग्रेस को लेकर तल्ख है। दोनों के बीच गठबंधन की बात उठी है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां कांग्रेस कमजोर है। अभिषेक बनर्जी ने इस बैठक में तफ्तील से बताया है कि कैसे कांग्रेस कमजोर खड़ी है। जिन 250 सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, वहीं पर बीजेपी फायदा पाती है। ममता ने बैठक में साफ तौर पर कहा है राहुल गांधी के बारे में कि वो विदेश में बैठकर यहां के बारे में राजनीति करते हैं। ममता ने सुझाव दिया कि यूपीए को भंग कर दिया जाए और एनसीपी और टीएमसी वहां साथ मिलकर काम करे जहां कांग्रेस कमजोर है। नेतृत्व के सवाल पर ममता ने पवार से कहा है कि आप मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे काम करना है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी और शरद पवार के बीच जो बातचीत हुई है, जो बैठक हुई है, उसके मद्देनजर साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अब आप ही मार्गदर्शन करें और आगे कैसे रणनीति बननी है उसको लेकर हम आगे फैसला लेंगे। तो आपको हम बता दें, अभिषेक बनर्जी ने बताया कि 250 सीटों पर कांग्रेस कमजोर है और वहीं पर चूंकि बीजेपी फायदा उठाती है, इसी के मद्देनजर अब जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले में है, वहीं बीजेपी को फायदा है। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोजी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोजी का साथ में काम किया है। सारोजी क्या बोला, एक अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। और बंगाल में भी अभी ममता बनर्जी जो चाल चाली थी पिछले चुनाव में, वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। क्यों खींच के शरद पवार को क्यों लाया जा रहे हैं? शरद पवार हमारे सबके लिए वरिष्ठ नेता है। हमारे लिए हम बड़ा सम्मान करते हैं शरद पवार जी को। तो बेकार शरद पवार जी को नाम क्यों खींचा जाता? ममता बनर्जी सोची समझिए उनका साजिश है कि शरद पवार जी को फंसाए, दूसरे पार्टी को लोगों को फंसाए और दिखाए कि देखो हिंदुस्तान में विकल्प बन चुके हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खाली ऑपोजिशन एक हो जाने से पूरा हो जाएगा उसमें नहीं है। दिक्कत क्या है? हम लोगों को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है? इसी के लिए कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पक्ष में है। आई वॉन्ट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. जिस यूपीए सरकार के 6 मंत्री ये टीएमसी पार्टी के थे, आपको याद होगा 2012 साल में ये यूपीए सरकार को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद कुछ दुहाई देके, कुछ फिजूले मुद्दे की दुहाई देकर सरकार से समर्थन वापस लिया था। उस समय यूपीए सरकार को तोड़ने का कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब हो ना पाई, इसलिए कि दूसरे सारे पार्टियां थे हिंदुस्तान में जो तुरंत यूपीए सरकार को समर्थन कर दिया। तो इसकी ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर
कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। ये बात ठीक है कि वो हमको डराएगा। वो हमारा फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसी को नहीं भेजा नोटिस। इतना स्ट्रगल करने के बाद तब भी हम लोगों ने डरा नहीं और हम डरेंगे नहीं। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए। आज भी बहुत टाइम है, वक्त है। हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल्ड देन आई विल गो देयर। इसमें हमारा क्या एतराज है? किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, वी आर सपोर्टिंग आवर फ्रेंड्स, लेट देम डू द जॉब्स। जिधर में रीजनल पार्टी हमसे कम करते हैं हमारा कोई बात नहीं है, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, वी वांट फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स। इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी जब सारे हिंदुस्तान में लड़खड़ाते जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हालात जब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। ये ऑक्सीजन सप्लायर बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है। इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत सारे खुश नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की इस तरीके की लकीर खींचने में और ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी में। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या काशी का निर्माण जारी वाले अपने बयान का मथुरा की बारी के बयान पर आज फिर से मौर्य आक्रामक अंदाज में सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी राजनीतिक दल के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। विपक्ष बताए कि मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं या फिर समर्थन करते हैं। मौर्य ने कहा कि अखिलेश कहते हैं कि वो कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो बताएं कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते। कि ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? देखिए, चुनाव का मुद्दा ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है। लेकिन जो विषय है वह एक ही सवाल है, वह बताएं मैं जो विरोध कर रहे हैं वह जवाब दें। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज सियासी दिग्गजों की रैलियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी राज्य के विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद बीजेपी रैली करेगी। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहारनपुर का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका शिरकत करेंगी। प्रियंका का मकसद मुरादाबाद से वेस्ट यूपी की पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। उनके साथ मंच पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव आज ललितपुर में होंगे, जहां उनकी रैली है। तो एक तरफ अमित शाह होंगे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और साथ ही आज अखिलेश यादव भी मैदान में होंगे। और अब देखिए बिहार में आंखों का अंधेरा। करीब 1 बजे हमको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। आँख से जो है पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा। हम लोग का अगर आँख खराब हो गया तो हॉस्पिटल वालों का दलित बनता है कि हम लोग का मुआवजा उठाए।
बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 दिन पहले एक निजी अस्पताल में 65 गरीबों की आंख का ऑपरेशन किया गया। इसमें हुई लापरवाही की वजह से ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो गया। 14 लोगों की आंख निकालनी पड़ी। कई लोग अब तक गंभीर हालत में घर पर ही हैं। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन कर मरीजों की आंखें निकाली गई है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस दिया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद में 4 घंटे के बाद में दर्द होना शुरू कर गया। दवा लिए, दवा से नहीं मने कि दर्द ख़त्म हुआ। फिर इंजेक्शन लगवाए तो थोड़ा राहत हुआ, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हुआ। अस्पताल अभी बोल रहा है जो अब इस आँख को निकलवा देने में ही फ़ायदा है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल चुका है। पानी गिरने लगा। फिर वहाँ से कल होकर के आए हॉस्पिटल में, दवाई दिए, लोग देख करके दवाई चला, उससे कोई अथी नहीं हुआ। इसके बाद पटना रेफर किए। पटना गए हम लोग, वहाँ 3 जगह एग्जामिन हुआ। एग्जामिन करने के बाद वहाँ से दवाई लिख दिए, बोले कि जाइए वहाँ। यहाँ जब आए तो कल हो करके बोल रहे हैं कि इंस्पेक्शन फैल गया। हम लोग इंस्पेक्शन फैल गया, हो सकता है दूसरे आँख में भी हो सकता है, आँख निकलवाना होगा। क्या नाम हुआ? मेरे नाना की तबीयत खराब थी, यहाँ हम लोग आए ऑपरेशन करवाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है लेंस लगेगा, सही हो जाएगा। लेकिन लेंस लगाया, ऐसा क्या हुआ कि आँख का रोशनी ही चला गया और उसके बाद उनके धीरे धीरे उनके आँख से पस आना शुरू हो गया। तो बोला कि 3 दिन डेरा पर रखिए, फिर तीसरे दिन लगे तो ड्रेसिंग कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर 3 दिन के बाद लेके गए उन लोगों के पास, तो उन लोग कहा कि रेफर टू पटना कर दिया। वो पटना में गए तो पटना वाला डॉक्टर बहुत वहाँ गुस्सा हुआ, बोला कि भाई ये कौन तरीका है, कहाँ करवाए नहीं करवाए। फिर आज गए हॉस्पिटल में तो क्या हुआ? फिर आज हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ ताला मारा हुआ है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बोला यहाँ जाइए वहाँ जाइए। लेकिन बिहार तक चैनल के जरिए हमको मालूम चला कि इन लोगों ने हमारा बहुत हेल्प किया है, तो उन्हीं के जरिए हम लोग यहाँ सिविल तक आए। हम लोग ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। उसके कल होके इस आंख में जो है कि पस भरने लगा। उसके बाद जब दिखाया गया तो ये लोग पटना से डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ ड्रॉप डाल के बोला गया कि नहीं अभी आंख डैमेज हो गया, अब इसका जो है निकलवाना होगा। और मुजफ्फरपुर आंख कान मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव को 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है। समाचार पत्रों का संकलन करके हमने आयोग को हम सूचित किए और आयोग ने इस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए कल बिहार के मुख्य सचिव को एक नोटिस इशूड किया है, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव महोदय से 4 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। चूँकि यह भारत का पहला ऐसा मामला है जितने इतने मास अमाउंट में लोगों की आंख निकालने की बात हो रही है। हाँ, एनएचआरसी ने बिल्कुल इसमें संज्ञान ले लिया है। 4 सप्ताह में जवाब भी देना है बिहार सरकार को। और इसमें है कि यह भारत का सबसे पहला ऐसा मामला है कि इसमें इतने लोगों को आंख निकालने की बात हो रही है। मरीजों की आंखें गई, लेकिन अब सियासत भी इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। खराब कर दिया, आँख निकालने का नौबत आ गया। इसको तो सरकार को लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जो वहाँ किया उस पर भी कार्रवाई। जितने लोगों की आंख निकली है किसी को मुआवजा तक कोई बात नहीं हो रही है, उसकी कैरियर पूरा जिंदगी खराब हो गया। कौन अभी ऐसा सिक्वल हो गया कि कौन किया, क्या किया विभाग, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम सब जगह, हमारा इसमें कोई मंत्री नहीं। निजी अस्पताल में लापरवाही के चलते 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ी। इन मरीजों को बाद में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज लाया गया था। यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ने आज तक से बातचीत की। और हमारे साथ सुप्रिंटेंडेंट एसकेएमसीएच के हैं। किस तरह से एसकेएमसीएच में व्यवस्था की गई है? हमने इन मरीजों के लिए अलग से वार्ड रख दिया है। चूँकि ये इन्फेक्शन का केस है तो हमारा जो आई डिपार्टमेंट है उससे अलग मैंने इनको रखा है। और तीनों शिफ्ट में हमारी परिचारिकाएं डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इनके लिए स्पेशल डाइट की मैंने व्यवस्था कर दी है। इनके अटेंडेंट को मैंने सारी सूचना दे दी है कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो अधीक्षक से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर दे दिया है। कंट्रोल रूम उपस्थित
निश्चित है और हमारे सारे डॉक्टर रहेंगे। तो हम समझते हैं कि हम अधिक लोग अभी भर्ती हैं अपने? अभी हमारे पास इस वार्ड में 14 मरीज हैं, जिनमें 11 आदमी का ऑपरेशन हो चुका है, 3 आदमी वेटिंग में है, कल उनका ऑपरेशन हो जाएगा। 11 लोगों में से आँख कितने को निकाला? सभी लोगों की आंख निकाली गई है, चूंकि वो आंख बचाई नहीं जा सकती थी, वो ज़्यादा दिन रहने से इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ सकता था। स्पेशल वार्ड बना दिया गया? स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।